Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा, कोई भी डाउट पूछना होगा या कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा, और ये पीडीएफ अगर चाहिए होगा किसी को तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फॉर बीएससी नर्सिंग, चाहे जेएनएम कोर्सेज के लिए या बीएससी नर्सिंग के लिए, बोथ फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड जेएनएम कोर्सेज के लिए है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने उसमें लिया, जो मैंने गेस दिया है ना आपको, उसी मतलब वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पे मैं तकरीबन 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ठीक है, आउट ऑफ दोज तकरीबन वो कितने थे, 20 थे तकरीबन, मुझे याद नहीं, 25 क्वेश्चन थे तकरीबन। 5-6 में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट जो है, और जो बाकी है नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा या आपको मतलब हेल्पफुल लगेगा, तो आप बस कमेंट सेक्शन में बता देना सर बाकी जो क्वेश्चन है उसके भी डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं इंशाल्लाह वो भी करूँगा। ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उनके जो बाकी क्वेश्चन हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, उनके लिए भी वीडियो बना लीजिए। ठीक है, तो चलो हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, दैट्स सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके मतलब बहुत चांसेस हैं आने के, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया। ठीक है, दैट्स सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हम साथ साथ देखेंगे सिक्रीशंस भी और उसके फंक्शंस भी साथ साथ हम देखेंगे। ठीक है, चलो हम पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और जो ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, याद रख लेना, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक, क्योंकि सिक्रीशंस एंड फंक्शंस बोथ है, तो 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक, चलो हम, या इसमें खाली सिंपल आ सकता है 2 मार्क्स का फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी आ सकता है 2 मार्क्स का, या 2 मार्क्स का ऐसा भी आ सकता है सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, चलो हम इसको देखते हैं। पहले पहले हम देखेंगे सिक्रीशंस, उसके बाद साथ ही में इसके फंक्शंस भी। ठीक है, पहली जो सिक्रीशन है दैट्स म्यूकस सिक्रीशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूकस सिक्रीशन। ठीक है, जो सिक्रीशन होती है म्यूकस की, ये कौन कर लेता है, ठीक है, कौन से सेल्स कर लेते हैं हम देखेंगे, और आपको अच्छे मतलब इजीली ये समझ आएगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना आप। ठीक, पहले हम सिक्रीशन देखेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट्स म्यूकस primarily from goblet cells scattered throughout the mucosal layer। देखो आपने म्यूकोसा पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकोसा लेयर, जो म्यूकोसा लेयर होती है वो स्टोमक में भी होती है, मतलब थ्रू आउट द दिस जीआई ट्रैक होता है म्यूकोसा लेयर। ठीक है, जो इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर होता है उसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, वो गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेट म्यूकस करते हैं सिक्रेट। ठीक है, अब इस म्यूकस के हम फंक्शन देखेंगे। मैंने आपको बोला सिक्रीशन और फंक्शन हम साथ साथ देखेंगे। ठीक है, पहले हमने बोला सिक्रीशन जो गॉबलेट सेल्स होती है म्यूकोसा लेयर में, किसके, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में, वो क्या करते हैं, सिक्रेट म्यूकस करते हैं सिक्रेट। अब इस ये म्यूकस क्या काम करते हैं, इसकी फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, म्यूकस lubricates the intestinal walls, protecting them from mechanical damage caused by food particles and aiding in the smooth passage of digested material। देखो आपने सुना, आपने पढ़ा भी होगा, म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेशन में काम आता है। एक तो ये मतलब प्रोटेक्ट करता है, जो वॉल्स होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल्स है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और जो फूड होता है, ठीक है, जो हमारा फूड होता है इंटेस्टाइनस में, मतलब ताकि वो ईजी पैसेज उसके लिए हो जाए। ठीक है, ताकि वो मतलब जब वो ट्रांसफर हो जाएगा, जब वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लिए एक इजी पैसेज बन जाए। ठीक है, किसकी वजह से, म्यूकोसा की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स एंजाइम सिक्रीशन। पहले हमने देखा म्यूकस सिक्रीशन उसकी फंक्शन, अब हम देखेंगे एंजाइम सिक्रीशन उसकी फंक्शन। ठीक है, एंजाइम सिक्रीशन, सिक्रीशन क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स विद इन द म्यूकोसल लेयर सिक्रीट्स वेरियस एंजाइम। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होता है विद इन द म्यूकोसल लेयर, जिस तरह म्यूकोसल लेयर है ना, जिस तरह इसमें गॉबलेट सेल्स थी, इसी तरह इसमें ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सिक्रेट वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स करते हैं सिक्रेट। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से एंजाइम्स इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, दैट सैक्रेस करते हैं, ठीक है, माल्टेस करते हैं, लैक्टेस एंड पेप्टाइडेसिस। इनका फंक्शन क्या है, सैक्रेस का फंक्शन क्या है, माल्टेस का फंक्शन क्या है, लैक्टेस का फंक्शन क्या है, और पेप्टाइडेसिस इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ intestinal glands. These enzymes facilitate the breakdown of complex carbohydrates।
ठीक है। सच ए स्टार्च, मतलब ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइक स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो माल्टेस है ये किसको ये डाइजेस्ट करेगा, माल्टोस को, लैक्टेस किसको करेगा, लैक्टोस को, और जो सैक्रेस है उस सैक्रोस को करेगा, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा होगा जो लैक्टेस है ना, लैक्टेस ये जब इस पे एक्ट कौन करेगा, लैक्टोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैलेक्टोस और ग्लूकोज में। लैक्टोस इज कन्वर्टेड इनटू गैलेक्टोस एंड ग्लूकोज व्हेन मतलब इट एक्ट्स व्हेन अपॉन इट एक्ट्स एंजाइम दैट्स लैक्टोस, ठीक है, लैक्टेस सॉरी। उसके बाद माल्टेस, माल्टेस एक एंजाइम है, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, ठीक है। ये किस पे करेगा, माल्टोस पे, दैट्स डाइसैकेराइड, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोसैकेराइड में। माल्टोस का मोनोसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज प्लस ये ना ग्लूकोज, और आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज और फ्रैक्टोस होता है माल्टोस का, ठीक है। जो माल्टेस है ये एक एंजाइम है, किस पे एक्ट करेगा, डाइसैकेराइड माल्टोस पे, किस में कन्वर्ट करेगा, मोनोसैकेराइड्स में, दैट्स ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोस। और सैक्रोस आपको पता होगा, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं into simpler sugars like glucose, fructose and galactose। ये मैंने आपको बोला। पेप्टाइडेसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जो पेप्टाइडेस होता है ना, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ये भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ये किसके काम आते हैं, जो प्रोटीन है उसको डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, मतलब प्रोटीन उसको कन्वर्ट करता है इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सिक्रीशन क्या है, हमने पढ़ा म्यूकस सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन। अब नेक्स्ट सिक्रीशन दैट्स बाइल सिक्रीशन, ठीक है। बाइल सिक्रीशन, सिक्रीशन बाइल, बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, आपको पता है, स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। इज रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो बाइल है ये किस डक्ट के थ्रू रिलीज होता है इंटेस्टाइन में, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ठीक है। अपॉन द इंजेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपॉन द इंजेक्शन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, किस में कन्वर्ट होता है, सॉरी ये जो बाइल होता है किस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लिवर से, और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर से, और थ्रू हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इट्स रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस बाइल की फंक्शन क्या है, अब हम यही देखेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ बाइल यहाँ पे देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल एड्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये आपने पढ़ा होगा, बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब जो फैट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। इमल्सिफिकेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स और इंक्रीज द, मतलब टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब ये फैट्स को ये ना ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है फॉर एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है, बाय पैनक्रियाटिक लाइपेस। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दिस प्रोसेस एनहेंसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स। इसकी वजह से जब ये फैटी एसिड्स, देखो जो फैट मॉलिक्यूल है बहुत बड़ा होता है, उसको एमल्सिफाई करने के लिए लाइपेसेस काम, ये ना लाइपेसेस काम आते हैं, ठीक है, पैनक्रियाटिक लाइपेस काम आता है, ठीक है। जब ये मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में इसको करता है, फिर जाके ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, वरना नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा होता है। जब ये छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्रीशन दैट्स इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन। अब ये इंटेस्टाइनल जूस में कौन से एंजाइम होता है, कैसे सिक्रीट होता है, ये हम देखेंगे, उसकी फंक्शन अब, ठीक है। पहले हम सिक्रीशन देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस की, उसके बाद फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे हम पहले देखेंगे क्या, सिक्रीशन। द क्रिप्स ऑफ लिबरकिन, मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन डिस्कस करने इसलिए, तो ये जो वीडियो लंबा बन जाएगा वरना, ठीक है। सिक्रीशन में क्या है, द क्रिप्स ऑफ लिबरकिन सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। आपने पढ़ा होगा क्रिप्स ऑफ लिबरकिन जो होता है इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, या उसको हम कहते हैं सकस एंट्रैकस, भी आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। कंटेनिंग वाटर, उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस में वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें, और एंजाइम होते हैं सच एज एंटीरोकाइनेस। आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइनल जूस में क्या कौन सा एंजाइम होता है, एंटीरोकाइनेस। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, वाटर होते हैं। अब इसकी फंक्शन क्या है, ठीक है। Function of intestinal juice. Intestinal juice helps in the digestion and absorption of nutrients by maintaining an optimal pH environment and providing a medium for the dissolution of nutrients. अब यहाँ पे intestinal जो जूस है इसकी फंक्शन क्या है, डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इंटेस्टाइनल लाइपेसेस भी होते हैं, ठीक है, प्रोटीएसेस होते हैं, ठीक है, वो सब क्या है इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं। और इसमें ये क्या काम करता है, ये एक ऑप्टिमम पीएच देता है। इंटेस्टाइन में जो पीएच होना चाहिए वो कौन देता है, ये ऑप्टिमम पीएच। पीएच किसके लिए मतलब ऑप्टिमम होना चाहिए, फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, मतलब जो एंजाइम होते हैं वो इसी पीएच पे तकरीबन होता है 7.8, आई थिंक इसमें 7.8 होता है इंटेस्टाइन में। ये जो पीएच होता है उसी पीएच पे वही ऑप्टिमम पीएच होता है फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, ठीक है। और ये क्या होता है, मीडियम फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिक्रीशन
हार्मोनल सिक्रीशन, ठीक है। हार्मोनल सिक्रीशन हम देखेंगे, पहले सिक्रीशन हम देखेंगे, उसके बाद फंक्शन देखेंगे। पहले हम देखेंगे सिक्रीशन। एंटरोएंडोक्राइन सेल्स स्कैटर्ड थ्रूआउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो हार्मोनल सिक्रीशन ये बोल रहा है, एंटरोएंडोक्राइन सेल्स स्कैटर्ड थ्रूआउट द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक सिक्रेटिन। देखो जो सिक्रेटिन प्रोड्यूस होता है हार्मोन्स किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कॉलिसिस्टोकाइनिन आपने पढ़ा होगा सीसी के। एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, GIP, ये किसमें सिक्रेट होता है, इंटेस्टाइन में। इनकी फंक्शन हम देखेंगे, किसकी, कॉलिसिस्टोकाइनिन की, सिक्रेटिन की फंक्शन देखेंगे हम, या हम देखेंगे GIP की, दैट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसकी फंक्शन हम अगर मतलब अब हम देखेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है इनकी, दीज हार्मोन्स रेगुलेट वेरियस डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं वेरियस डाइजेस्टिव, जो जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेस होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं। इंक्लूडिंग गैस्ट्रिक एम्पाइटिंग, मतलब जो स्टोमक है उसको एम्पाइटी कर लेना, ठीक है, खाली कर लेना, उनकी फंक्शन है। इन एंजाइम्स की पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन, मतलब जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है उनको सिक्रीशन कर लेना, उनको रेगुलेट कर लेना, ठीक है। और इनकी फाइनल क्या फंक्शन क्या है, बाइल रिलीज, मतलब जो बाइल रिलीज हो रहा है फ्रॉम दिस लिवर स्टोर, तो मतलब प्रोड्यूस तो होता है लिवर से, स्टोर कहाँ से होता है, गॉल ब्लैडर से। अब इस गॉल ब्लैडर से इसको रिलीज करना है, कौन से एंजाइम करते हैं, यही ये एंजाइम करते हैं, सीसी के, GIP या सिक्रेटिन हम बोलेंगे, ठीक है, सिक्रेटिन क्योंकि ये सिक्रेट करवाता है एंजाइम, ठीक। एंड satiety signals thereby optimizing digestion and nutrient, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्यून डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पॉइंट है इम्यून डिफेंस। अब इम्यून डिफेंस इसकी फंक्शन कैसे हो सकती है, ठीक है। अगर हम सिक्रीशन देखेंगे, पेनेट सेल्स लोकेटेड इन द क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट, आपने पढ़ा होगा पेनेट सेल जो होती है वो कहाँ पे लोकेट होती है, क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट में। ये क्या करते हैं, सिक्रेट एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड सच एज डिफेंसिनस एंड लाइसोजाइम। ये क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, मतलब जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ठीक है, ये खिलाफ होते हैं माइक्रोब्स के, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से एंजाइम सच एज डिफेंसिनस या लाइसोजाइम हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनकी फंक्शन क्या है, अब हम इनकी फंक्शन देखेंगे। दीज एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशंस प्रोटेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। देखो जो इंटेस्टाइन है ना वहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो सकती है, और जो ये लाइसोजाइम होते हैं या डिफेंसिनस होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं काम, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को फ्रॉम बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ताकि जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ ना करे, ठीक है। और क्या मेंटेन करते हैं, बैलेंस ऑफ गट माइक्रोबायोटा, ठीक है, और जो गट होता है उसको बैलेंस करते हैं, देयर बाय सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन एंड ओवरऑल इंटेस्टाइनल हेल्थ, अब ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये इम्यून मतलब जो सपोर्ट, मतलब इम्यून सपोर्ट कर लेता है, ठीक है, सपोर्ट करता है इम्यून फंक्शन को, ठीक है, और ओवरऑल इंटेस्टाइनल हेल्थ को ये सपोर्ट मेंटेन कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, दैट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहले इनकी फंक्शन हम देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैसे एब्जॉर्प्शन होते हैं न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसकी पहली जो प्राइमरी फंक्शन है ना, दैट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये इसके फंक्शन में लिख लेना, ठीक। उसके बाद इंक्लूडिंग मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। देखो जो मोनोसैकेराइड्स है ना, ये कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रोड्यूस हो गए, स्टार्च है। जब स्टार था वो क्या है, पॉलीसैकेराइड, उसको कन्वर्ट किया इंटू डाइसैकेराइड माल्टोस या ठीक है सैक्रोस में, ठीक है। उसके बाद जो माल्टोस है उनको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है इंक्लूडिंग मोनोसैकेराइड्स। उनको इसीलिए मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि यही वाले जो मोनोसैकेराइड ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, वरना जो पॉलीसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स है उस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड्स है इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। और एमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये किस फॉर्म में थे, पेप्टाइड्स में या डाइपेप्टाइड्स हम बोलेंगे, उनको किस में कन्वर्ट किया, जो प्रोटीन्स है ना उनको किस में कन्वर्ट किया, डाइपेप्टाइड्स में, पहले पेप्टाइड्स में, उसके बाद एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि एमाइनो एसिड्स जो है यही एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स है, ठीक है। और फैटी एसिड्स, ठीक, फैटी एसिड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स एंड टिश्यूज थ्रूआउट द बॉडी। देखो जो ये फंक्शन होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये मोनोसैकेराइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, अमाइनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, फिर जाके सेल्स के पास जाते हैं और फिर टिश्यूज के पास थ्रूआउट द बॉडी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन फंक्शन अगर हम देखेंगे, द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एक तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बोला एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पे होती है, ठीक है। मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, उसके बाद क्या करता है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी एंड प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है। इन समरी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, द स्मॉल इंटेस्टाइन
secretes various substances and enzymes essential for digestion, nutrient absorption, immune defense and maintaining overall intestinal health and homeostasis। ठीक है, ये क्या थी, ये थी फंक्शन सिक्रीशन एंड फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी मैंने वहाँ पे दिया है, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो मैंने गेस में दिया है। अगर कोई नया होगा देख रहा होगा वीडियो, पहले ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैंने गेस्ट पेपर सेंड किया है या चैनल पे भी मिलेगा आपको। ठीक है, उसी जो गेस्ट पेपर में क्वेश्चन है उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है। पहले हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है उनकी फंक्शंस हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे नोज एंड नेजल कैविटी। ठीक है, पहले क्या है, नोज एंड नेजल कैविटी, इनकी फंक्शन क्या है, ईयर फिल्ट्रेशन। जो आपको पता है नोज क्या है, किसके लिए होता है, ईयर फिल्ट्रेशन के लिए, या नेजल कैविटी जो है वो भी किसके लिए होती है, ईयर फिल्ट्रेशन के लिए। कैसे ईयर को फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्टरिंग आउट पार्टिकल्स एंड डेब्रिस फ्रॉम ईयर थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया। देखो आपको पता होगा जो नोज है उसमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, जो कि मतलब रेजिस्ट होते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं जितने भी फॉरेन मतलब जो गंदे गंदे पार्टिकल्स होते हैं, डेब्रिस होते हैं, उनको रेजिस्ट कर ले, उनको रोक लेते हैं। ठीक है, ताकि जो ईयर है उसको ह्यूमिड कर सके। ठीक है, मतलब वो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ईयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एडिंग मॉइस्चर टू द ईयर टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ डेलिकेट रेस्पिरेटरी टिश्यूज। और क्या करते हैं, ह्यूमिडिफाई कर लेते हैं, मतलब मॉइस्चर इसको ऐड कर लेते हैं ताकि जो ये ईयर ये ड्राई ना बन जाए। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इनकी फंक्शन क्या है, वार्मिंग। ठीक है, वार्मिंग, ठीक, वार्मिंग इसका ये वार्म कर लेते हैं ईयर को, कौन, जो नोज और नेजल कैविटी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, वार्म करते हैं ईयर को, कैसे, हीटिंग द ईयर टू बॉडी टेम्परेचर। ये जो ईयर होता है, ठीक है, ये बहुत ठंडा होता है, जो ये जो नोज होती है, नेजल कैविटी होती है, ये क्या कर लेते हैं, इस ईयर को वार्म कर लेते हैं, मतलब इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर, जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उसके इक्वल कर लेते हैं इसका, मतलब ये जो इसका हीटिंग होता है इसको हीट कर लेते हैं इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमल कंफर्ट एंड फंक्शन, ताकि अच्छे से फंक्शन कर पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट्स फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या होता है, यू ऑल नो दैट इट्स द कॉमन पैसेज फॉर ईयर एंड फूड। ठीक है, एक्ट्स एज अ कॉमन पासवे फॉर बोथ ईयर एंड फूड, डायरेक्टिंग ईयर टू द ट्रेकिया एंड फूड टू द ओसोफेगस। ठीक है, या इसोफेगस हम बोलो। ठीक है, जो ये फेरिंग्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स जो होता है इज द कॉमन पैसेज फॉर ईयर एंड फूड, मतलब जहाँ पे ईयर और फूड मिलते हैं ना उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। और ये जो फेरिंग्स होता है ये डायरेक्ट कर लेता है, डायरेक्शन दिखाता है ईयर को टुवर्ड्स द ट्रेकिया एंड फूड टुवर्ड्स द इसोफेगस। ठीक, उसके बाद रेजोनेंस चैम्बर होता है। ठीक है, हेल्प्स इन वोकलाइजेशन बाय मॉडिफाइंग साउंड वेव्स, मतलब जो साउंड वेव्स होते हैं यहाँ पे रेजोनेंस चैम्बर होता है उसको क्या कर लेता है, ये उसको मॉडिफाई कर लेता है साउंड उसको। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन लेरिंग्स। लेरिंग्स आपने पढ़ा होगा, दैट्स वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस प्रोडक्शन में काम आता है लेरिंग्स। हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स, वोकल फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड थ्रू वाइब्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट्स ईयरवे प्रोटेक्शन। ईयरवे प्रोटेक्शन क्या कर लेता है, कैसे कर लेता है, कंटेन्स द एपिग्लॉट्स, जो ईयरवे प्रोटेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल जब हम खाना खाते हैं हम उस वक्त सांस नहीं लेते, या जब हम सांस लेते हैं उस वक्त हम स्वालो नहीं कर लेते, क्योंकि वहाँ मतलब वहाँ पे फिर होता है ना हिचकियाँ हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे एक फ्लैप होता है, एक टिश्यू होता है, दैट्स कॉल्ड द एपिग्लॉट्स। ये एक ढक्कन जैसा होता है जो किस पे, जब हम स्वालो करेंगे तो ईयरवे पे मतलब ट्रेकिया पे बैठेगा, जब हम सांस लेंगे तो उस इसोफेगस पे बैठेगा। ठीक है, ये एक फ्लैप होता है ऑफ टिश्यू दैट कवर्स द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वॉल्विंग टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ईयरवे, आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ट्रेकिया, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट्स ट्रेकिया। इसका फंक्शन क्या हो, ईयर कंडक्शन, ये मतलब ईयर को कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, फ्रॉम दिस फेरिंक्स टू द मतलब लंग्स। ठीक है, ये क्या कर लेता है, ईयर कंडक्शन, कंडक्ट्स ईयर फ्रॉम द लेरिंग्स टू द ब्रोंकाई, मतलब ये जो ट्रेकिया होता है ये कंडक्ट कर लेता है ईयर को फ्रॉम लेरिंग्स टू द ब्रोंकाई। ठीक, म्यूकोसलेरी, एक सेकंड, म्यूकोसलेरी क्लियरेंस लाइनेड with mucous membrane and cilia to trap and remove debris and pathogens from the airways, bronchi and bronchioles। ये हम देखेंगे। देखो जो म्यूकोसलेरी क्लियरेंस, इसका मतलब ये क्या होता है, ये एक लाइनिंग होती है, लाइनड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये मतलब वहाँ पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिस तरह हमने नोज में बोला या नॉस्ट्रल यहाँ पे नेजल कैविटी में बोला, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ये ट्रेप कर लेते हैं जितने भी डेब्रिस होते हैं या मतलब गंदे गंदे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको, या पैथोजेन्स होते हैं उनको ट्रेप कर लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट्स ब्रोंक्यूलस, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूलस, इनकी फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है,
ईयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ईयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ईयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अब हम ये देखेंगे। ब्रांच ऑफ ट्रैकिया दैट डिलीवर ईयर टू द लंग्स, ये जो ये होते हैं ना ब्रोंका एंड ब्रोंकियोलस, ये ब्रांच होते हैं किसके, ट्रैकिया के, ये क्या कर लेते हैं, डिलीवर कर लेते हैं ईयर टू द लंग्स, ठीक। ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन या डायलेशन रेगुलेट ईयर फ्लो, उसके बाद नेक्स्ट ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन, इसमें आता है डायलेशन, रेगुलेट ईयर फ्लो बाय एडजस्टिंग द डायमीटर ऑफ द एयरवेज इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुली सच एज इरिटेंट्स और हार्मोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन होती है या डायलेशन होती है, ताकि जो फ्लो ऑफ जो ईयर होता है वो उसका जो डायमीटर होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो ट्रेकिया होती है या ब्रोंकियोलस होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, कौन, यही ये ना ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन या ब्रोंकियो डायलेशन हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट्स लंग्स। लंग्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। गैस एक्सचेंज, मतलब लंग्स किसके लिए होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक। कंटेन्स मिलियंस ऑफ टिनी ईयर सेक्स कॉल्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, ये होते हैं टिनी और ईयर सेक्स मतलब जिनमें ईयर फिल होता है, ठीक है। वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम द ईयर इज एक्सचेंज्ड, जहाँ से ऑक्सीजन होता है मतलब एक्सचेंज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, मतलब ब्लड से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन होता है ये लंग्स टू जाता है कहाँ पे, ब्लड, ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक, फ्रॉम द ब्लड। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, उसके बाद सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन कैसे होती है, secretes surfactant substance that reduces surface tension within the alveoli। देखो एक सर्फेक्टेंट होता है, ये क्या करता है, ये जो सर्फेक्टेंट होता है एक सब्सटेंस होता है जो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन विद इन द एल्वियोलाई प्रिवेंटिंग देयर कोलैप्स, मतलब जो सरफेस टेंशन होती है उसकी वजह से जो एल्वियोलाई होती है वो कोलैप्स हो सकती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस कोलैप्शन ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है, वहाँ पे एक सर्फेक्टेंट होता है, वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, बचाता है फ्रॉम द कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फंक्शंस। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक। पहले हम देखेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होती है, अब हम यही देखेंगे। इनएस्पिरेशन, देखो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन यही होता है, इनएस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होती है, ठीक। यहाँ पे आप देखो, जब इनएस्पिरेशन होती है हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, बाहर का हवा अंदर लेते हैं। क्यों हम कैसे लेते हैं, यही फिजियोलॉजी पढ़नी है ना, कैसे ये अंदर होता है, क्यों हम मतलब जब हम सांस लेते हैं हमारा जो बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो कैसे अंदर आ जाता है, ठीक है, यही हम देखेंगे। जब हम इनस्पिरेशन करती है वहाँ पे कंट्रैक्शन होती है, किसकी कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की कंट्रैक्शन होती है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इनकी कंट्रैक्शन होती है। जब इनकी कंट्रैक्शन होती है ना, इनकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है, थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, थोरेसिक कैविटी जो होती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से दैट काजिंग ए डिक्रीज इन इंट्राथोरेसिक, ठीक है, एक सेकंड, इंट्राथोरेसिक प्रेशर एंड ड्राइंग एयर इनटू द लंग्स। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा जो प्रेशर होता है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्रेशर घट जाएगा, अगर प्रेशर घट जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको बोला जब कंट्रैक्शन होती है डायफ्राम की, जब डायफ्राम प्लस इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स उनकी कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन की वजह से जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, थोरेसिक प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जो थोरेसिक प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो प्रेशर कहाँ से ज़्यादा है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर, ठीक है, तो मतलब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा, तो इसीलिए फिर हम जो ईयर होता है वो बाहर से अंदर जाता है। आया समझ, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला जब हम इंस्पायर कर लेते हैं जो डायफ्राम होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो क्या कर रही है, कंट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। जब कंट्रैक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता है जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है, जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मैंने बोला वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्रेशर घट जाएगा, जो थोरेसिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। जब प्रेशर डिक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, बट जो अंदर वाला प्रेशर है, लंग्स में प्रेशर है वो क्या है, कम, तो इसीलिए फिर बाहर जो ईयर होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है, फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। यहाँ पे आप देखो, और एक सेकंड, हाँ,
ठीक है, इनटू द लंग्स। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है अब हम ये देखेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स डिक्रीजेस थोरेसिक वॉल्यूम। अब इसका उल्टा कर लो, देखो मैं यहाँ पे फिर से आपको अच्छे से समझाता हूँ, एक सेकंड। देखो जब पहले क्या किया था इसने, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने क्या किया था, कंट्रैक्शन। अब ये क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। जब ये रिलैक्स करेंगे इसकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है, थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। जब थोरेसिक वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या, थोरेसिक प्रेशर क्या बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो हवा है, जो एयर होता है वो मतलब बाहर निकलता है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। पहले क्या होता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, अब क्या हो जाएगा, लंग्स टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, ठीक। यही यहाँ पे लिखा है, देखो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। इंट्रा मतलब जो लंग्स का अंदर वाला प्रेशर है वो बढ़ जाता है, एंड फोर्सिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। अब गैस एक्सचेंज, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में ये भी आता है। देखो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में पहले आप लिखोगे इंस्पिरेशन, उसके बाद एक्सपायरेशन, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज, ठीक। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, पहले होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलाई। जो ऑक्सीजन होता है ये होता है डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। मतलब यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड। देखो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्वियोलाई है, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आएगा, एक सेकंड। ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें ये ब्लड है, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, एल्वियोलाई। ये एक सेकंड, देखो जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम एल्वियोलाई टू, ठीक है, सॉरी एल्वियोलाई टू द ब्लड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं जो ऑक्सीजन है डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द पल्मोनरी कैपिलरी। जो कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज, उनमें डिफ्यूज हो जाएगा। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई टू एक्सेलर टू बी एक्सेलर। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो जो मैं डायग्राम बड़ी सी बनाता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये एल्वियोलाई है फॉर एग्जांपल, ये एल्वियोलाई है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें क्या है, इसमें ब्लड है, ठीक। अब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा एल्वियोलाई से, ये किधर जाएगा, इसमें कैपिलरी में। अब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा CO2, ये कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, मतलब ताकि फिर इसको बाहर फेंके, ठीक है, लंग जो है उसको एक्सेल कर सके, ठीक। यही बोल रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम सिस्टमेटिक कैपिलरीज। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो फ्रॉम एल्वियोलाई खाली कैपिलरीज जाता है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम कैपिलरी टू द एल्वियोलाई, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे देखो आप, ऑक्सीजन होता है डिफ्यूज होता है फ्रॉम दीज सिस्टमिक कैपिलरीज इनटू टिश्यूज। अब जो ये ऑक्सीजन है ये कहाँ पे जाएगा, टिश्यूज में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं टिश्यू बनाता हूँ, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल टिश्यू है, इसमें सेल्स है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स दैट्स कॉल्ड द टिश्यू, ठीक है, इसमें सेल्स है। अब जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लाया हमने, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आप टिश्यू में, ठीक है। अब जो एक ऑक्सीजन है कहाँ जाएगा, टिश्यूज में, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो आप, tissues while carbon dioxide diffuses from tissue into the systemic capillaries to be transported back to the lungs for exhalation। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन याद रख लेना। देखो मैंने बोला पहले, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये एल्वियोला है, ठीक है, ये यहाँ पे कैपिलरी, ठीक है, इसमें ब्लड, यहाँ पे ये टिश्यू है, ये क्या है, इसमें बहुत सारी सेल्स, ठीक। मैंने बोला पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये लंग्स में, एल्वियोला में है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है, ब्लड कैपिलरीज में, ठीक। पहले हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखेंगे। जो ऑक्सीजन ये कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। जब ये ब्लड कैपिलरी में जाएगा, वापस क्या जाएगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई में, ताकि ये बाहर फेंक सके इसको, लंग्स इसको एक्सेल कर सके। ये हो गई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर हम इंटरनल रेस्पिरेशन देखेंगे, अब जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पे आ गया, ये कैपिलरी में आ गया ना, ऑक्सीजन इधर आ गया ना, इसको कहाँ जाना है, अब टिश्यूज के पास, ठीक है, ये कैपिलरी में आ गया, अब इसको कहाँ जाना है, टिश्यूज के पास। अब ये टिश्यूज के पास आ गया,
टिश्यूज के पास क्या होता है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, बैक टू द कैपिलरी, ठीक है, इसको हम कहेंगे इंटरनल, इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होते हैं। मोस्ट ऑक्सीजन इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन, आपको पता है मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो बाउंड होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, इन रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब जो हीमोग्लोबिन है ना Hb प्लस जब मिलता है O2, ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये इसी फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम देखेंगे वो एज बाइकार्बोनेट होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोर्शन ट्रांसपोर्ट, ठीक। विच इज कैरियर टू टिश्यू फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, हमने अभी बोला जो ऑक्सीजन है कहाँ पे पहुंचाया हमने, यहाँ पे टिश्यूज के पास, यहाँ पे पहुंचाया ना टिश्यूज के पास, यहाँ पे आपने देखा टिश्यूज के पास पहुंचाया फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड प्राइमरली एज बाइकार्बोनेट आयन्स, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विद अ स्मॉलर पोर्शन बाउंड टू हीमोग्लोबिन, कुछ मतलब इसका पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन के साथ भी बाउंड, और जो ऑक्सीजन है ये इज डिजॉल्व्ड मतलब प्लाज्मा के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के साथ वो ज्यादा होता है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एज बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, या हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, एज है ना, हीमोग्लोबिन के साथ भी ये होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Hb, दैट्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद रख लेना। और अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन Hb, दैट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद रख लेना है। नेक्स्ट कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स, specialized cells in the brain and arteries that detect changes in blood pH, carbon dioxide and oxygen levels to regulate breathing rate and depth, central control। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना, ये किस में आप लिख लेना, ये लिख लेना इसमें रेगुलेशन ऑफ दिस ये ना ब्रीथिंग, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में लिख लेना, या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में लिख लेना, ठीक है, इसको कैसे रेगुलेट कर लेते हैं, जो रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होती है, इसको ये वाला पोर्शन लिख लेना अगर एग्जाम में आएगा, ये इसके साथ नहीं लिख लेना, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के साथ नहीं लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आया है। देखो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इसमें होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स कहाँ पे होती है, ब्रेन में होती है या आर्टरीज में होती है, ठीक है, दे डिटेक्ट चेंज इन ब्लड पीएच, ये क्या करती है, ब्लड पीएच कैसे चेंज होता है, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन लेवल कैसे उसको रेगुलेट करना है, ठीक है, टू रेगुलेट ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ, सेंट्रल, ठीक है, एंड डेप्थ। उसके बाद सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज द ब्रेन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है, ब्रेन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, पर्टिकुलरली द मेडुला ऑब्लिगेंटा, पर्टिकुलरली याद रख लेना, अगर आपको आएगा ना रेस्पिरेटरी सेंटर कौन है, दैट्स मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है, अगर ब्रेन सिस्टम आया ऑप्शन में तो वही लिख लेना, अगर ऑप्शन आया मेडुला ऑब्लिगेंटा तो वही लिख लेना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ब्रीथिंग बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, ये इसको क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है ब्रीथिंग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट्स कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आई होप दैट आपको ऊपर वाले दो क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाया है, मैंने खुद बनाया है, ठीक है, और मतलब इजी नोट्स मैंने यहाँ पे इसके लिए बनाए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड अब हम देखेंगे। आपको पता होगा ब्लड में क्या क्या होता है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पहले, ठीक है, ब्लड में क्या होता है, इसमें होता है प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा होता है, और फॉर्मड एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेल्स, ठीक है, वो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इसमें। अब हम ये देखेंगे, पहले हम देखेंगे प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा कंपोजिशन ऑफ ब्लड जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसको नहीं छोड़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। जो प्लाज्मा होता है ना, इट मेक्स अबाउट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड होता है मतलब कंपोजिशन ऑफ जो प्लाज्मा होता है ना, ये मतलब इट कंस्टिट्यूट 55% ऑफ ब्लड, मतलब ये लेता है जगह, कौन, प्लाज्मा, 55% ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड में तकरीबन 55% होता है क्या, प्लाज्मा, बाकी जो फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 45%, ठीक।
अब इसका जो हम देखेंगे इसका कंपोजिशन हम देखेंगे, प्लाज्मा का कंपोजिशन हम देखेंगे। मोस्टली वाटर, अराउंड 90% होता है प्लाज्मा में वाटर, याद रख लेना 90% ऑफ प्लाज्मा कंटेन्स वाटर। उसमें क्या होता है, कंटेन्स प्रोटीन्स, और क्या होता है इसमें, प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आपको पता होगा, वो प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स वो हम अभी देखेंगे। ठीक, उसके बाद मेजर प्रोटीन्स इंक्लूड, ये आपने इसने लिखा है यहाँ पे, आप मेजर प्रोटीन्स इंक्लूड एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन, ये था क्या, प्लाज्मा का कंपोजिशन। प्लाज्मा मैंने आपको बोला 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा 90% इसमें वाटर होता है प्लाज्मा में, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं इसमें, एल्ब्यूमिन होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, फिब्रिनोजिन होते हैं। आपने पढ़ा होगा फिब्रिनोजिन, इनकी फंक्शंस आपने पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे खाली ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए हमें क्या लिखना है। ठीक, इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो ब्लड में होता है, दैट्स कंपोजिशन ऑफ ब्लड में होता है, दैट्स आरबीसीज। हमने बोला फॉर्मेड एलिमेंट्स, अब हम वही पढ़ रहे हैं फॉर्मेड एलिमेंट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, इनको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स, कंप्राइज अबाउट 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो यहाँ पे खाली आरबीसी नहीं लिख लेना, यहाँ पे फॉर्मेड एलिमेंट्स लिख लेना। ठीक है, इसने खाली यहाँ पे आरबीसी लिया है, बट सारे जो ब्लड सेल्स होते हैं दे कंस्टिट्यूट द फॉर्मेड एलिमेंट्स एंड कंप्राइज अबाउट 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद कंटेन्स हीमोग्लोबिन, जो आरबीसीज होते हैं ना, इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू, जो हीमोग्लोबिन होता है, इसी के साथ जो ऑक्सीजन होता है बाइंड होता है, बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फिर जाके इस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। उसके बाद जो ये आरबीसी होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ठीक है, वो न्यूक्लियस के बगैर होते हैं। ठीक, एंड मोस्ट ऑर्गेनेलिज, ठीक, एंड मोस्ट ऑर्गेनेलिज भी, इसमें ऑर्गेनेलिज भी होते हैं आरबीसीज में। आरबीसी की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, हम खाली डब्ल्यूबीसी नहीं पढ़ रहे, अभी हम आरबीसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनमें न्यूक्लाई नहीं होता है। ठीक है, इनमें एचबी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कैरी कर लेता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज, और ये इनकी फंक्शन क्या है, अलाउ विंग फॉर मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनकी मतलब ये जो आरबीसीज होते हैं इनमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्यूपाई हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दैट्स फॉर्मेड एलिमेंट्स, दैट्स ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज। ठीक, आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, याद रख लेना इनको, दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, मतलब हमने बोला जो आरबीसीज होता है तकरीबन 45%। ठीक है, ये क्या लेते हैं, अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कौन, डब्ल्यूबीसीज। पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये क्या डब्ल्यूबीसी किसके लिए होते हैं, इनकी फंक्शन क्या है, ये इम्यून सिस्टम को मतलब ये रेगुलेट कर लेते हैं, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक, डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब ये जो बॉडी होती है डब्ल्यूबीसीज होती है ना, ये बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन क्या कर लेती है, डिफेंड कर लेती है। एंड फॉरेन सब्सटेंसेज, टाइप्स इंक्लूड, जो डब्ल्यूबीसीज के टाइप्स है ना वही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अब। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स इसमें आते हैं। ठीक है, टाइप्स इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, एंड ये प्लेटलेट्स अलग है, सॉरी प्लेटलेट्स अलग है, ये इसके टाइप्स नहीं है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज दैट आर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स पहला टाइप है, दैट्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद इसिनोफिल्स। ठीक है, या इसिनोफिल्स का दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल्स। ठीक है, एंड बेसोफिल्स। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी जो मतलब क्वांटिटी है ना, मतलब इनका जो परसेंटेज है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, मोनोफिल्स, इनकी परसेंटेज अगर हम देखेंगे कि किसकी ज़्यादा है, आप याद रख लेना ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ NILMA, नीलमा बाबी। ठीक है, नीलमा बाबी। देखो नीलमा मतलब, एक सेकंड, नीलमा मतलब न्यूट्रोफिल्स। ठीक, नीलमा मतलब न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद एसिडोफिल्स, उसके बाद बेसोफिल्स। ठीक है, ये याद रख लेना, नीलमा बाबी, उसके बाद बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स पहले क्या आएंगे, न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम मतलब इनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है डब्ल्यूबीसीज में, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, उसके बाद एसिडोफिल्स या ईसोनोफिल्स, उसके बाद लास्ट में बेसोफिल्स। ठीक, इनकी फंक्शन आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिया है। उसके बाद प्लेटलेट्स अगर हम देखेंगे, प्लेटलेट्स टिनी सेल फ्रेगमेंट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इनका दूसरा नाम क्या है, ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये मेगाकैरियोसाइट्स से बनते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, जो ये इनकी फंक्शन क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमोस्टैसिस। उसके बाद
form clots to stop bleeding by aggregating at the site of injury and releasing substances to initiate clotting cascade। मतलब क्लॉटिंग कैस्केड प्रोसेस होते हैं, इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, इसमें बहुत सारी कैस्केड प्रोसेस मतलब जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये ब्लड क्लॉटिंग है ना, जो ये इनकी जो फंक्शन है ना प्लेटलेट्स की, क्या काम है इनकी, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड को क्लॉट कर लेना। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। तो ये इतना ही याद रख लेना इनकी फंक्शन क्या होती है, एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ठीक। उसके बाद डिजॉल्व्ड गैसेस, डिजॉल्व्ड गैसेस हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। उसके बाद इसमें होते हैं डिजॉल्व्ड गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्राइमरी गैसेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्राइमरी गैसेस। ऑक्सीजन बाइंड्स हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज फॉर ट्रांसपोर्ट, ये हमने अभी पढ़ा, इसको मैं खाली बस इस पे ये ना डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इज बाइकार्बोनेट आयंस और बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ये भी हमने अभी पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड हम पढ़ रहे हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट इन द प्लाज्मा, ठीक, एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। किसके लिए होता है ये आपको पता होगा, ग्रोथ के लिए है ना, रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं ब्लड में, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे हैं, इसमें खाली ये नहीं लिख लेना प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, इसमें ये सारा लिख लेना, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ठीक है। इसमें वेस्ट क्या होता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एंड यूरिक एसिड आर कैरीड इन द प्लाज्मा टू बी एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। प्लाज्मा के थ्रू इसको कैरी किया जाता है, कहाँ पे पहुंच जाती है, किडनी के पास। उसके बाद इसको एक्सक्रीट किया जाता है और लिवर के पास, उस वहाँ पे भी एक्सक्रीट किया जाता है। रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन और बॉयल, फिर बाइल के थ्रू या यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं ब्लड में, ठीक है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फोइड आयंस भी होते हैं इनमें, ठीक है। मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स एंड पीएच इन द बॉडी। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका फंक्शन क्या है, ये मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं फ्लूइड्स को, और पीएच होता है जो बॉडी का पीएच होता है उसको मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी फंक्शन क्या है, एसेंशियल फॉर नो फंक्शन, मसल कंट्रैक्शन। हमने बोला जो मसल कंट्रैक्शन में कौन होता है, कैल्शियम होता है ना, ठीक है। इसी तरह बाकी जो मसल कंट्रैक्शन में भी होता है कैल्शियम आता है वहाँ पे, है ना, कैल्शियम होता है ना मसल कंट्रैक्शन के लिए, एसेंशियल, ठीक है, एंड अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। ये था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, ठीक है, प्रेजेंटेड इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इसने। देखो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, और खाली स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं देखेंगे, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने एनाटॉमी का एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया, अब हम वही देखेंगे, ठीक। मैंने आपको बोला अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, सर बाकी जो क्वेश्चन है उनके भी करा लीजिए, तो इंशाल्लाह मैं उनके भी 2-3 वीडियो डालूंगा, सारा ख़त्म करूँगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, पहला हम देखेंगे इसकी डायग्राम नीचे, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा फिर, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ली है, यही डायग्राम बना लेना आप भी, अगर एग्जाम में आया, अगर नहीं एग्जाम में आएगा ज़रूर डेफिनेटली इंशाल्लाह। देखो पहले इसमें हमने बोला सेल बॉडी, या उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी या सोमा। अब हम ऊपर देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे खाली स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ये आपने देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस। उसके बाद डेंड्राइट्स, ये देखो डेंड्राइट्स। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक्सॉन हिलॉक मतलब जहाँ पे सेल बॉडी और एक्सॉन मिल जाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हिलॉक। उसके बाद माइलिन शीथ होता है एक्सॉन के ऊपर। उसके बाद नोड ऑफ रेनवियर, ठीक। उसके बाद श्वान सेल, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, या इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब्स भी कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल को, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ये हम ऊपर देखेंगे, ठीक। या मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर दिखाया, अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो, पहले हम देखेंगे सेल बॉडी, या इसका दूसरा नाम क्या है, सोमा। द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट्स सेल बॉडी। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है एंड अदर ऑर्गेनेलीज, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेलीज भी होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, ठीक है, या रफ भी होता है, ठीक, सॉरी मतलब मोस्टली होता है इसमें स्मूथ, ठीक। integrates incoming signals from dendrites and generates outgoing signals to the axon। ये जो सेल बॉडी है ना, इसका फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल ये सेल बॉडी है, ठीक, ये यहाँ पे डेंड्राइट है, ये बड़ी सी क्या है, एक्सॉन है।
डेंड्राइट क्या कर लेते हैं काम, ये सिग्नल्स को लाते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स का फंक्शन याद रख लेना, ये सिग्नल्स को लाते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है, रिसीव कर लेते हैं सिग्नल्स को टुवर्ड्स द, फिर कहाँ ले जाते हैं, मतलब इस ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं उस सिग्नल को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब जो सेल बॉडी है इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको जनरेट कर लेते हैं इस सिग्नल को, फिर किसकी तरफ भेजती है, एक्सॉन की तरफ, ठीक है, यही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक, एक्सॉन। उसके बाद डेंड्राइट्स, सेल बॉडी हो गया, ठीक है, डेंड्राइट्स यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है। ब्रांच लाइक एक्सटेंशन मेंटेनिंग यहाँ पे एमेनेटिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, मतलब जो सेल बॉडी से निकलते हैं, ये ब्रांच होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिसीव सिग्नल्स, ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, जो बाकी न्यूरॉन्स होते हैं ना उन्हीं से क्या करते हैं, सिग्नल्स रिसीव करते हैं, और सेंसरी रिसेप्टर्स से। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सिनेप्टिक कनेक्शंस, ठीक है, और जो ये सिग्नल्स होते हैं ये किसकी तरफ देते हैं, सेल बॉडी की तरफ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स एक्सॉन। एक्सॉन, एक्सॉन क्या होता है ये हम देखेंगे अब। अ लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी, ये भी एक मतलब प्रोजेक्शन होती है जो एक्सटेंड किससे होती है, सेल बॉडी से, ठीक है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, देखो जो डेंड्राइट्स होते हैं दे कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स towards the cell body and the axon conducts electrical impulses away from the cell body, ठीक। मे बी माइलिनेटेड, देखो इनसे ये माइलिनेटेड हो सकती है, जिसके ऊपर माइलिन शीट लगा होगा वो होती है माइलिनेटेड, या नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं होता है। फॉर फास्टर सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब इनमें ये माइलिनेटेड क्यों होती है, ताकि ये जो सिग्नल है ये फास्ट हो जाए, ठीक। उसके बाद माइलिन शीट, माइलिन शीथ ए फैटी सब्सटेंस सराउंडिंग सम एक्सॉन्स, ये जो माइलिन शीथ होता है ये कुछ एक्सॉन्स में होता है, उनको हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है। ये एक फैटी सब्सटेंस होता है फॉर्मड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज श्वान सेल्स, ये जो माइलिन शीथ होता है ये कौन बनाता है, श्वान सेल्स, ठीक है, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनाता है दैट्स फॉर्मड बाय द श्वान सेल्स, ठीक है। और जो ये है ना नॉन माइलिनेटेड होते हैं ना उनमें भी माइलिन शीथ होता है प्रेजेंट, बट वहाँ पे एलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो नॉन माइलिनेटेड में होता है ना उनमें श्वान सेल्स माइलिन शीथ नहीं बनाता है, देखो ये कंफ्यूज मत होना है, देखो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। जो माइलिनेटेड ये होते हैं ना एक्सॉन्स, इनमें जो माइलिन शीथ बनाता है दैट्स फॉर्मड बाय श्वान सेल्स, ठीक है, दैट्स फॉर्मड बाय श्वान सेल्स। और जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं इनमें भी माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, बट वहां पे श्वान सेल्स नहीं बनाते हैं माइलिन शीथ, बल्कि कौन बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगो ये खुद लिख लेना स्पेलिंग, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये इसका फंक्शन क्या है माइलिन शीथ का, एक्ट्स एज इंसुलेटर, ठीक है, एक्ट्स एज इंसुलेटर स्पीडिंग अप द ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरो इम्पल्सेस, मतलब एक्ट एज करता है इंसुलेटर, ताकि जो ये ना ये जो सिग्नल है ये सीधा चला जाए, ठीक है, स्पीड अप कर लेते हैं इस सिग्नल को, ठीक है, इसकी फंक्शन यही है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स नोड ऑफ रेनवेयर, मैंने आपको अभी बोला डायग्राम पे ये क्या होता है, गेप्स इन द माइलिन शीथ अलोंग द एक्सॉन, मतलब जो गेप्स होते हैं ना माइलिन शीथ पे, ठीक है, या अलोंग द एक्सॉन जो माइलिन शीथ होता है उनमें गेप्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया अभी डायग्राम पे, देख लेना खुद, उनको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवेयर। इनकी फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट द रैपिड कंडक्शन ऑफ न्यूरो इम्पल्स बाय अलोविंग साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। इनमें क्या होता है, इसकी वजह से जो ये गेप्स होते हैं इनकी वजह से कौन सा कंडक्शन होता है, साल्टेटरी, मतलब साल्टेटरी कंडक्शन जो होता है ये मतलब फास्ट होता है, रैपिड होता है, ठीक है, इसीलिए ये होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सॉन टर्मिनल्स, या इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक नॉब्स भी कह सकते हैं, ठीक है। स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड द एंड ऑफ द एक्सॉन, जो एंड होते हैं एक्सॉन में, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, अभी ये खुद देख लेना आप स्ट्रक्चर में, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स या साइनेप्टिक टर्मिनल्स। इनमें क्या होता है मैंने आपको बोला, उनमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये रिलीज होते हैं यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्स, ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, साइनेप्स पे, टू कम्युनिकेट विद अदर न्यूरॉन्स और टारगेट सेल्स। उसके बाद जो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये नए मतलब दूसरे फिर इसमें जाते हैं न्यूरॉन में, ताकि फिर ही कम्युनिकेट कर लेते हैं या टारगेट सेल्स पे पहुँच जाती है, ठीक है। उसके बाद साइनेप्स, साइनेप्स क्या होती है, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइड और सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये है यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक नॉब, अच्छे से बना लेता हूँ, ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है, ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे मैं कुछ गैप छोड़ लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डेंड्राइट्स बना लेता हूँ, ये डेंड्राइट्स है, दूसरे
ये है सेल बॉडी, ठीक है, ये है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, और ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है, और ये क्या है, साइनेप्टिक नॉब, SN साइनेप्टिक नॉब। और इनके बीच में अब ये जो गैप होती है ना, ये वाली गैप, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स इज द गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ये किसके लिए होते हैं साइनेप्सिस की फंक्शन क्या है, साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है, साइट ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है उसमें साइनेप्स नहीं होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल जो ये होती है ना न्यूरॉन जो होते हैं ना जिनमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं उनमें साइनेप्स नहीं होती है। केमिकल जो जब केमिकल कम्युनिकेशन होगी, केमिकल न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, उनमें क्या होती है, साइनेप्स होती है, ताकि केमिकल कम्युनिकेशन हो जाएगी बिटवीन न्यूरॉन्स। वायर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड साइनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है, जहाँ पे जो साइनेप्स है तो होती है ना वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं रिलीज, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे साइनेप्स बनाया ना, यहाँ पे जो ये एक्सॉन टर्मिनल है इनमें क्या हो जाएंगे, इनमें क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये कहाँ पे पहुंच जाएंगे, अब इसमें पहुंच जाएंगे, किसमें, साइनेप्स में। अब हम देखेंगे साइनेप्टिक क्लिफ्ट ये क्या होता है। The small gap between the presynaptic neurons, axon terminal, and the postsynaptic neurons, dendrite और cell body, ठीक है। साइनेप्टिक क्लिफ्ट क्या होता है, ये होता है स्मॉल गैप, मतलब साइनेप्स और साइनेप्टिक क्लिफ्ट में कुछ फर्क नहीं है, बट यहाँ पे इसने इलाबोरेट मतलब एक्सप्लेन किया अलग अलग से, ठीक है। द स्मॉल गैप बिटवीन द प्रेसिनेप्टिक न्यूरॉन, प्रेसिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब ये एक्सॉन टर्मिनल, मैंने यहाँ पे बोला ये वाली, ये एक्सॉन टर्मिनल ये, ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ये डेंड्राइट या सेल बॉडी हम बोलेंगे, ये इसके बीच में ये गैप बन गई ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये गैप मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली गैप ये है ना, इसको हम कहते हैं क्या, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। अब इसकी फंक्शन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूजेस अक्रॉस दिस गैप टू ट्रांसमिट द सिग्नल, ठीक है। अब जो है इसकी फंक्शन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, डिफ्यूज होते हैं इस गैप के थ्रू, फिर उसके बाद ट्रांसमिट कर लेते हैं सिग्नल को। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दैट्स न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये क्या होता है, केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय साइनेप्टिक वेसिकल, या साइनेप्टिक नॉब में जो वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, देखो ये साइनेप्टिक नॉब है, इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं इस तरह, ठीक है, और इन वेसिकल्स में क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यही फिर कहाँ पे पहुंच जाता है, इस साइनेप्स में, यही फिर इस साइनेप्स में पहुंच जाता है, ठीक है। अब इनकी फंक्शन क्या है, ये मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, रिलीज्ड बाय द साइनेप्टिक वेसिकल्स इन द एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, या साइनेप्टिक नॉब्स बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बोला ये क्या है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, इसमें वेसिकल्स में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या है, ये है साइनेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेंड्राइट्स में बना लेता हूँ, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता है, ये डेंड्राइट्स फॉर एग्जांपल, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, ये किसके डेंड्राइट्स है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें लगे हुए होते हैं रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स। अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर आया, ठीक है, ये कहाँ पे पहुंच गया, साइनेप्स में। अब जब ये साइनेप्स में पहुंच जाएगा फिर किसके साथ बाइंड हो जाएगा, इन न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, ठीक है, यही पॉइंट ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। बाइंड टू, यहाँ पे देखो, बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इनिशिएटिंग ए रेस्पॉन्स, ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्स इनिशिएट कर लेता है। गला बहुत थक गया। उसके बाद रिसेप्टर्स, मैंने आपको बोला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे होते हैं रिसेप्टर्स, याद रख लेना। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये असल में क्या होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स, ठीक है, ये प्रोटीन्स होते हैं, ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, मैंने आपको अभी बताया, ठीक। बाइंड टू स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर, जो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके साथ बाइंड कौन होते हैं, स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब स्पेसिफिक मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर, अगर हम बोलेंगे डोपामाइन, ठीक है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके लिए अलग सा ये ना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, ठीक है, इनिशिएटिंग ए रेस्पॉन्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। उसके बाद नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ तक हमारा न्यूरॉन स्ट्रक्चर खत्म हो गया, अब हम नेफ्रॉन देखेंगे, ठीक। थोड़ा सा मैं सांस लेता हूँ, ठीक। चलो अब हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया, ठीक, इससे मैं थोड़ा सा आपको इलाबोरेट समझाऊंगा, उसके बाद हम ऊपर पढ़ेंगे, ठीक। पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रही होगी एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है, एफेरेंट आर्टरियोल ये मतलब जो टुवर्ड्स द
आएगी किसकी तरफ, बोमेनस कैप्सूल की तरफ जो आती है ना, आर्टरियोल आती है ना, उसको हम कहते हैं एफेरेंट। और इफेरेंट जो एग्जिट करती है, ई फॉर एफेरेंट, ई फॉर एग्जिट, जो एग्जिट करेगी बोमेनस कैप्सूल से उसको हम कहते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। जो आएगी किसकी तरफ, बोमेनस कैप्सूल की तरफ, उसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। जो एग्जिट करेगी उसको हम क्या कहते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल। ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो गुच्छा हुआ लग रहा है ना आपको, ये कप शेप्ड, इसको हम क्या कहते हैं, बोमेनस कैप्सूल, ठीक है। और जो ये एफेरेंट, यहाँ पे हम आपको दिखाता हूँ पहले, देखो ये फॉर एग्जांपल आपका बोमेनस कैप्सूल, ठीक है। ये क्या है, बोमेनस कैप्सूल। यहां से क्या आई, एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है, एफेरेंट आर्टरियोल। ये कहाँ गई, इस बोमेनस कैप्सूल में। इसने यहाँ पे एक गुच्छा बनाया, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, गुच्छा बनाया और फिर एग्जिट हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक। अब यहाँ पे जो ये गुच्छा है ना, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। और जो एक कप शेप्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, बोमेनस कैप्सूल। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो बोमेनस कैप्सूल। उसके बाद ये जो बोमेनस कैप्सूल है ये एक्सटेंड होता है नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं पहले पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डीसीटी, सॉरी हैनलिस लूप, आई एम सो सॉरी। उसके बाद आता है हैनलिस लूप, डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट, यहाँ पे एरो दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हैनलिस लूप, ठीक है। उसके बाद यहाँ में इसने डीसीटी नहीं दिखाया है। उसके बाद क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। ये इसकी डायग्राम अब हम ऊपर देखेंगे। कहाँ गया, हाँ देखो, पहले रीनल कॉर्पस्कल, ये डायग्राम में नहीं दिया इसने, बट यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ये क्या होता है, रीनल कॉर्पस्कल क्या होता है। द इनिशियल फिल्ट्रेटिंग कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन, जो पहला जो इनिशियल फिल्ट्रेटिंग कंपोनेंट होता है ना नेफ्रॉन को, उसको क्या कहते हैं हम, रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं बोमेनस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, याद रख लेना, रीनल कॉर्पस्कल कहते हैं बोमेनस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को, ठीक है। इन दोनों को हम मतलब मिला के क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पस्कल, ठीक है। उसके बाद कंप्राइज द ग्लोमेरुलस एंड बोमेनस कैप्सूल, ठीक है। मैंने आपको बोला जो रीनल कॉर्पस्कल होता है इसमें क्या क्या आता है, एक आता है इसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमेनस कैप्सूल। फिल्टर्स ब्लड टू फॉर्म फिल्ट्रेट, ये क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फिल्टर कर लेते हैं किसको, ब्लड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस नीचे देखिए हम, ग्लोमेरुलस क्या होता है, एंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये मैंने आपको बोला नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। जो एफेरेंट आर्टरियोल होता है वहां पे एक कैपिलरीज बना नेटवर्क बनाते हैं, फिर जाके एग्जिट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। सराउंडेड बाय बोमेनस कैप्सूल, इसको कौन सराउंड कर लेता है, बोमेनस कैप्सूल। आपको समझ आया होगा, ठीक है। साइट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन, यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है, ठीक है। वेयर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्सड आउट ऑफ द ब्लड इनटू द बोमेनस कैप्सूल, ठीक है, या ग्लोमेरुलर कॉर्पस्कल, ठीक। जो साइट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन मतलब जहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कहाँ पे मतलब फोर्सड आउट ऑफ द ब्लड इनटू द बोमेनस कैप्सूल, फिल्ट्रेट नीचे जाता है और जो बाकी जो वो ऊपर ही चले जाते हैं। चाहे ब्लड सेल्स या प्रोटीन जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं, ठीक है, बाकी सारा जो पोर्शन होता है वो नीचे जाके फिल्ट्रेट होता है, ठीक। एक्सेप्ट ब्लड सेल्स और प्रोटीन, वो फिल्ट्रेट पास नहीं कर लेते, याद रख लेना। उसके बाद हम देखेंगे बोमेनस कैप्सूल, ये क्या होता है, बोमेनस कैप्सूल मैंने वहां पे डायग्राम पे भी अभी डबल लेयर बनाया, ये क्या होता है, डबल वॉलेट क्या होता है, ठीक है। डबल वॉलेट कप शेप्ड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द ग्लोमेरुलस, इसमें इसको कौन सराउंड कर लेता है, ग्लोमेरुलस को, मतलब ग्लोमेरुलस इसके अंदर होता है, बोमेनस कैप्सूल किसको सराउंड कर लेता है, ग्लोमेरुलस को, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, ये ग्लोमेरुलस जो होता है, बोमेनस कैप्सूल जो होता है ये क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है फिल्ट्रेट को फ्रॉम द ग्लोमेरुलस एंड पासेस इट इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बोमेनस कैप्सूल, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट आया वो कहाँ पे चला गया, बोमेनस कैप्सूल में। अब जो बोमेनस कैप्सूल से फिल्ट्रेट ये कहाँ पे पास हो जाएगा, ये ना रीनल ट्यूब्यूल में, या हम कहेंगे पीसीटी में। पहला पार्ट क्या आता है रीनल ट्यूब्यूल का, दैट्स पीसीटी, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट दैट्स पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम देखेंगे अब। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ये जो प्रॉक्सिमल पीसीटी होता है ये क्या होता है, फर्स्ट सेगमेंट होता है किसका, रीनल ट्यूब्यूल का। ये क्या होता है, वहां पे क्या होता है, फंक्शन क्या है इसकी, रिअब्सॉर्ब्स वाटर
वाटर को रिअब्सॉर्ब कर लेता है, आयन्स को रिअब्सॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। ये जब ये इसको रिअब्सॉर्ब कर लेता है, फिल्ट्रेट से इसको रिअब्सॉर्ब कर लेता है, जितने भी मतलब ज़रूरियात होते हैं, मतलब वाटर होता है, आयन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट आयन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्सॉर्ब कर लेता है, फिर इनको कहाँ पे मतलब पहुँचाता है, ब्लड में, ठीक है, ताकि फिर ये सेल्स के पास या टिश्यूज़ के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। साइट ऑफ सिक्रीशन ऑफ सर्टन सब्सटेंसेज इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, जो पीसीटी होते हैं ना, यहाँ पे सिक्रीशन होती है कुछ सब्सटेंसेज की, लाइक फॉर एग्जांपल पोटेशियम हम बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे इनकी सिक्रीशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स लूप ऑफ हेनली। अभी मैंने बोला लूप ऑफ हेनली क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या है, ये है बोमेनस कैप्सूल, यहाँ पे इसको मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ पे निकलेगा पीसीटी, ठीक है, ऐसे थोड़ी सी रब डायग्राम मुझे बनाना नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक, ये क्या है, ये है हेनलीज लूप, लूप ऑफ हेनली। अब हम यही देखेंगे जो ये लूप ऑफ हेनली क्या होता है, यू शेप्ड, मैंने अभी डायग्राम में बताया, ठीक है, दिखाया, यू शेप्ड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। यहाँ पे देखो मैं डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब समझाता हूँ। देखो ये क्या है, ये पीसीटी फॉर एग्जांपल, ये पीसीटी। अब यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे लूप ऑफ हेनली ऐसे आएगा, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता है, मैं डायग्राम पे ही दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, इसको मैं रब कर लेता हूँ पहले। ये क्या है, यहाँ पे पीसीटी आपने देखा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब ये क्या है, लूप ऑफ हेनली, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है लूप ऑफ हेनली। इसको हम देखेंगे, इसमें होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब। ये वाली जो लिम्ब है ना, ये क्या है, डिसेंडिंग, डिसेंड मतलब जो नीचे जा रही होगी, ठीक है। ये क्या है, ये है ट्रांसवर्स, इसने नहीं बोला है, मैं बोलूंगा ट्रांसवर्स लिम्ब। और ऊपर वाली जो होती है, ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब जो नीचे जाएगी, ट्रांसवर्स ऐसे, और असेंडिंग जो ऊपर जा रही है, ठीक है। देखो इसकी फंक्शन क्या है, लूप ऑफ हेनली की, प्लेज ए की रोल इन वाटर एंड आयन रिअब्सॉर्प्शन। इसमें भी यहाँ पे भी वाटर रिअब्सॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ पे रिअब्सॉर्ब होता है, पीसीटी में, याद रख लेना, क्योंकि वहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, दैट्स एपिथेलियम होता है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, कहाँ पे, पीसीटी में, याद रख लेना। एस्टेब्लिशिंग एंड ऑस्मोटिक ग्रेडेट इन द किडनी मेडुला। उसके बाद डीसीटी, डीसीटी की फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम। द सेगमेंट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, द सेगमेंट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल फॉलोइंग द लूप ऑफ हेनली। उसके बाद जो लूप ऑफ हेनली के बाद जो सेगमेंट आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डीसीटी। मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये हेनली लूप है ना, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डीसीटी, ये है डीसीटी, ठीक। इसको एग्जाम में लेबल कर लेना अच्छे से, ये आएगा एग्जाम में, क्योंकि पिछले साल आया था, इस साल तो न्यूरॉन आएगा, ठीक है, इसके चांसेस कम है, तो ये नहीं छोड़ लेना, फिर भी आ सकता है, इन पे भरोसा नहीं है, ठीक है। लूप ऑफ हेनली, फाइन ट्यूब्स रिअब्सॉर्प्शन एंड एक सेकंड, हाँ हम पढ़ रहे हैं डीसीटी, ठीक है। ये क्या होते हैं, फाइन ट्यूब्स होते हैं, रिअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन प्रोसेस इनिशिएटेड इन द पीसीटी रेगुलेट्स पीएच बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इन द ब्लड, ठीक है। जो ये डीसीटी होते हैं ना, यहाँ पे होती है कंडीशनल रिअब्सॉर्प्शन, ठीक है, कंडीशनल रिअब्सॉर्प्शन होती है यहाँ पे एडीएच काम आता है, याद रख लेना, एडीएच आपने पढ़ा होगा, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन यहाँ पे आता है काम, ठीक। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो सेगमेंट है, दैट्स कलेक्टिंग डक्ट, ये लास्ट सेगमेंट है इसका, कलेक्टिंग डक्ट। रिसीव्स फिल्ट्रेट फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स, मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ना, ये कलेक्ट कर लेता है, मतलब जितने भी फिल्ट्रेट, जितना भी फिल्ट्रेट मतलब आया, ठीक है, जितने भी नेफ्रॉन्स जितने भी नेफ्रॉन्स है, उनसे रिसीव कौन कर लेता है, फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट। इसकी फंक्शन क्या है, और प्लेज ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस बाय रिअब्सॉर्बिंग वाटर बेस्ड ऑन हार्मोनल सिग्नल, एग्जांपल एडीएच, रीनल कॉर्पस्कल। अब हम देखेंगे रीनल कॉर्पस्कल या जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एडीएच बोला है, आपको समझ आएगा, ये क्या कर लेता है, ये कर लेता है कंडीशनल रिअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है, कहाँ पे, डीसीटी में, याद रख लेना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स रीनल कॉर्पस्कल, या इसका दूसरा नाम क्या है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus।
ये एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है नियर द ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस होता है वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है, दैट्स कॉल्ड द डेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus where the afferent arteriole comes into contact with the distal convoluted tubule। जहाँ पे जो afferent arteriole होती है वो किसके कांटेक्ट में आती है, डिस्टल DCT के कांटेक्ट में, ठीक है। इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ब्लड प्रेशर, ये क्या कर लेता है, ये रेगुलेट कर लेता है ब्लड प्रेशर को, कौन, यही डेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉर्पस्कल, ठीक है। ये क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है ब्लड प्रेशर को। एंड फिल्ट्रेशन रेट थ्रू द रिलीज ऑफ रेनिन एंड सेंसिंग ऑफ सोडियम कंसंट्रेशन, ये क्या कर लेता है, रेनिन को रिलीज कर लेता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रा सिस्टम है, वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, रा सिस्टम आपने पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। रेनिन कहाँ से आता है, किडनी से, वो फिर किसको कन्वर्ट कर लेता है, एंजियोटेंसिन को इंटू फर्स्ट देन सेकंड, उसके बाद वो एडीएच रिलीज करवाता है। एडीएच क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेता है, ठीक है। उसकी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं है ना, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद रीनल आर्टरी एंड वेन, ठीक है, रीनल आर्टरी एंड वेन अब हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा है, बस इसको यहाँ पे नहीं, इसको नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही लिख लेना, किसमें, नेफ्रॉन में इतना ही लिख लेना, इसको कट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने देखे, ठीक है। आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आएगा और थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कैसे लिखना है। और अगर बाकी जो क्वेश्चन है उनका ऐसे ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।